नमस्कार दोस्तों, सौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। 2 हफ्तों की लगातार कंसोलिडेशन और दायरे में काम करने के बाद और थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो हमने देखी बाजार में, करीबन कमूमन सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि अगर आप दिग्गज सूचकांक की बात करें तो 5% का करेक्शन हमने कल तक देखा था। कल हालांकि शुरुआत मजबूत हुई लेकिन काफी उठापटक के साथ कामकाज हुआ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक अच्छा मजबूत हरा निशान, सेंसेक्स में करीबन 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त और निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त। रुपया 72.32 और पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो हमारा अनुमान था कि ये रुपया मजबूत होगा 72.50 के स्तर पर, और वहां से भी ज्यादा और मजबूती हम रुपये में देख रहे हैं और ये मेरे ख्याल से सिलसिला जारी रहेगा कुछ समय तक और हो सकता है 72 तक के स्तर हम रुपये में देखें मजबूती में डॉलर के मुकाबले। जहां तक रहा शेयर बाजार का सवाल, तो कल यानी कि गुरुवार को आखिरी गुरुवार है फरवरी महीने का, और जैसे हम सब जानते हैं ये एफएनओ एक्सपायरी का दिन होगा कल। तो आज और कल शायद उठापटक हो सकती है बाजार में, लेकिन जो हमने स्तर निचले बनाए थे वहां से और नीचे जाने की गुंजाइश हमें कम लग रही है। 14,750 के आसपास हमने एक निचला स्तर बनाया था और हमारी उम्मीद है कि ये 14,750 700 का स्तर या 14,500 का जो स्तर है वो निर्णायक तरीके से टूटेगा नहीं और शायद हम थोड़ा बहुत और दायरे में कामकाज देख सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि अगले हफ्ते आपको एक सकारात्मक रूप से बाजार ऊपर की तरफ कामकाज करता हुआ नजर आएगा और उसके पहलू एक नहीं अनेक हैं। और शायद हमें ये भी लग रहा है कि कच्चे तेल में जो हम उबाल देख रहे हैं वो शायद थोड़ा बहुत नरम पड़ सकता है। इसकी कारण और वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर परमाणु हस्ताक्षर किए गए थे वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने खारिज कर दिए थे। अब जब नए राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब आए, वार्तालाप शुरू की है और हमारी उम्मीद है कि अगर आगे बढ़कर सकारात्मक रूप से ये वार्तालाप होती है और फिर से परमाणु हस्ताक्षर होते हैं और ईरान जो भी उनको कहा जाता है में इसका प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये अच्छी बात होगी। और दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान विश्व भर में दूसरा गैस उत्पादन में और तीसरा या चौथा बड़ा देश है कच्चे तेल के उत्पादन में। और जब ये न्यूक्लियर डील खारिज हो गई थी तब काफी कुछ प्रतिबंध लगाए थे ईरान पर और वहां से जो गैस और कच्चा तेल आता था विश्व भर बाजार में, कमोडिटी मार्केट में, वहां पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से कच्चे ये एक अनुमानित ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ, एक अंदाजन ब्यौरा देखा और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस पर कैसे कामकाज होता है। कच्चे तेल का उबाल मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, और ये मेरे ख्याल से काफी हद तक अब ऊपर की तरफ पहुंच गया है। ये देखना होगा कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं वो किस तरीके से थोड़ी बहुत रियायत दे सकते हैं उपभोक्ताओं को, यानी कि आपको और हमको, जब हम जा करके अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल टंकियों में डालते हैं। जहां तक रहा फंड फ्लोज यानी कि नकदी का सवाल, तो परसों के दिन दोनों ही संस्थागत निवेशक, स्थानीय और विदेशी, बिकवाली का आंकड़ा था। कल थोड़ी बहुत आंकड़े सकारात्मक आए और आज उम्मीद है कि उससे भी बेहतर आएंगे। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि ये एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत परिस्थिति असमंजस हो सकती है। आज आखिर के एक आध घंटे में या फिर कल शुरुआत में और आखिर के एक आध घंटे में आपको उठापटक हावी होती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे हम हर बार कहते हैं, खरीदारी जब गिरावट आती है तब बड़ा मौका होता है सक्षम मजबूत कंपनियों में, अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करने के लिए। और उसी तर्क के आधार पर आज और एक विकल्प मझौली कंपनियों में से मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, और ये है गैस क्षेत्र की निजी कंपनी। निजी कंपनी आप कह सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सरकारी हिस्सा भी है। जिस तरीके से रुझान हम देख रहे हैं पूरे गैस सेक्टर में और जिस तरीके से विनिवेश की बातें अब तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो ये कंपनी का नाम है महानगर गैस लिमिटेड।
आप छोटे में इसको MGL कह सकते हैं, महानगर गैस लिमिटेड। ये एक मझौली क्षेत्र की कंपनी है। मुंबई में और मुंबई के पड़ोसी इलाकों में इनकी काफी कुछ मोनोपोली है। जहां तक पाइप्ड गैस सुविधाओं का सवाल है हर एक घर में, इस कंपनी के डेडिकेटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यानी कि जैसे पेट्रोल पंप होते हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, उसी तरीके से डेडिकेटेड गैस स्टेशन है इनके। और ये काफी फैला हुआ कारोबार है इनका। नतीजे जो आए थे वो बहुत बेहतर थे, और जिस तरीके से सरकार ने नीतियां बनाई है एक मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए गैस वितरीकरण के लिए, खास करके उन इलाकों पर जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्द मेरे ख्याल से आप वहां पर एक ढांचा खड़ा होता हुआ दिखेगा जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। CNG वॉल्यूम्स थोड़े बहुत नकारात्मक थे क्योंकि जो परिस्थिति थी उसको देख करके, लेकिन आने वाले समय में जो वॉल्यूम्स हो गए कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस के, CNG का मतलब होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, तो ये आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुनियादी आधार पर और लंबी अवधि का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए हमने इसका लक्ष्यांक रखा है करीबन 1375 1400 तक का, यानी कि कमूमन 20% के आसपास की बढ़ोतरी मौजूदा स्तर से आपको आती हुई दिखेगी अगर आप यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। और ये लक्ष्य जो है ये बहुत ही सामान्य स्तर पर हमने रखे हैं। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ और लेके जाएंगे। गिरावट पर खरीदारी करें, मेरे ख्याल से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके जिस तरीके से हमने शुरुआत के दिनों में, यानी कि शुरुआत के फरवरी के 10-12 दिनों में जो ऊपरी तरफ के दायरे देखे थे बजट के बाद, तो लाजमी है कि हम थोड़ा बहुत रुक जाएं, 1-2 हफ्ते मुनाफा वसूली आए, बाजार नीचे की तरफ जाए, एक बुनियाद बनाए नीचे की तरफ, और फिर से ऊपर की तरफ के रुझान देखना शुरू करें। तो उसी सोच के और तर्क के आधार पर मैं आपको राय दूंगा कि ऐसी अच्छी कंपनियों में निवेश करें जहां पर आपको अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ के दायरे दिखते हैं और मैनेजमेंट में कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा हो। और इसके ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि फार्मा, IT, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 नाम आते हैं अब हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर। और मजबूत NBFC, FMCG कंपनियां, स्वास्थ्य के क्षेत्र के आधार पर, मोर्चे के आधार पर मैंने पिछली बार ही कहा था, डायग्नोसिस सेंटर वाली कंपनी, हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल का भी मैंने जिक्र किया था पिछली बार। तो निरंतर ऐसे मौके ढूंढे जहां पर आप इन सब कंपनियों में निवेश करें लंबी अवधि के लिए, ताकि आपकी निवेश की गई पूंजी में अच्छा खासा इजाफा देखने मिले। अब मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और एक बात, जो भी नियम राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तर्क पर उतारे हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, ज्यादा भीड़भाड़ इलाके में इकट्ठा न होना, ये सब एक जिम्मेदार नागरिक के आधार पर आपको भी अपना जो फर्ज है वो निभाना चाहिए, वरना सरकार के पास, राज्य सरकार के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। फिर से लॉकडाउन, अगर हम वैसा नहीं चाहते हैं तो हमें जो भी कहा गया है उसका पालन करना पड़ेगा एक अच्छे नागरिक के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।